हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत ही थोड़े से सेलर्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन में काम करते हैं और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वैसे तो बिल्कुल सिमिलर दिखेगा। अगर आप देखोगे उस प्रोडक्ट को तो बिल्कुल देखने में सिमिलर होगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है उसके अंदर। ओलिगोपोली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर्म है जिसके अंदर इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट लगी होती है कि हर किसी में हिम्मत ही नहीं होती उस मार्केट में एंटर करने की। और अगर कोई कोशिश करता भी है उस मार्केट में एंटर करने की तो जो एग्जिस्टिंग ओलिगोपोलिस्ट है, जो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स हैं, वो उन लोगों को एंटर करने ही नहीं देते। तो इसी टॉपिक को आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं उसका डेफिनेशन, उसका मीनिंग कि ओलिगोपोली है क्या। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक मार्केट दो टाइप में डिवाइड होती है, एक परफेक्ट मार्केट और एक इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट के तीन टाइप होते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, जिसमें से आज हम ओलिगोपोली को डिस्कस करेंगे। Oligopoly is defined as a market structure in which there are few sellers selling homogeneous but differentiated products. What does it mean? It means ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत ही फ्यू फर्म्स हैं, बहुत ही फ्यू सेलर्स हैं। सामान को बेचने के लिए बहुत ही थोड़े से सेलर्स होते हैं और वो कुछ इस तरीके का सामान बेच रहे हैं जो सामान दिखने में सेम है बट उसमें बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंशिएशन होता है। वो डिफरेंशिएशन इट कुड बी फीचर्स वाइज, इट कुड बी प्राइस वाइज, एनीथिंग, कोई भी किसी भी बेसिस पे वो डिफरेंशिएट हो सकता है, बट वो प्रोडक्ट होमोजीनियस जैसा लगता है, बिल्कुल सिमिलर लगता है। आई होप आपको होमोजीनियस का मतलब पता होगा। होमोजीनियस इज सिमिलर एंड हेट्रोजीनियस इज डिसिमिलर, अलग अलग। तो ओलिगोपोली समझ में आया होगा आपको कि इट इज डिफाइंड एज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर फ्यू सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। Now, why does this oligopoly arises? ये ओलिगोपोली अराइज ही क्यों होती है? ऐसी मार्केट में क्यों अराइज होती है? इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला इसका रीजन है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, इसको समझते हैं। मर्जर्स मींस when two firms merge with each other, and acquisition is when one firm take over another firm. That means जब दो फर्म्स आपस में मर्ज हो जाती हैं। अब दो फर्म्स आपस में कब मर्ज होती हैं? या तो उनको कोई प्रॉफिट मोटिव होता है उनका कोई आपस में कि दोनों को लगता है कि हमारे मर्ज होने के बाद हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या फिर कोई ऐसी फर्म जिसको ऐसा लगता है कि इनके साथ मिलके काम करें तो हमारे जो है काम पूरा हो सकता है। जैसे इंडिविजुअली कोई फर्म काम नहीं कर पा रही है तो दो फर्म मर्ज हो जाती हैं। वो पार्ट टाइम भी हो सकता है और लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है। तो मर्जिंग एंड एक्विजिशन, एक्विजिशन इज कोई पावरफुल फर्म थोड़ी वीक फर्म को या सिक फर्म को टेक ओवर कर लेती है, उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। तो मर्जिंग एंड एक्विजिशंस की वजह से भी ओलिगोपोली क्रिएट हो जाती है। कैसे? जब कोई दो फर्म्स आपस में जुड़ जाएंगी तो दोनों के रॉ मटेरियल भी जुड़ जाएंगे, दोनों की कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी जुड़ जाएगी, तो ऑब्वियसली वो पावरफुल फर्म बन जाएगी। तो जिसकी वजह से वो मार्केट में एक बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लेती है सप्लाई का, जिसकी वजह से ओलिगोपोलिस्ट में उनका नाम आने लग जाता है। Second reason of arising oligopoly is control of few firms over raw materials. कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेलर्स इतने पावरफुल होते हैं कि मार्केट में कोई और उनकी जगह ना ले सके या उनके कंपटीशन में ना आ सके, वो क्या करते हैं, वो मार्केट का रॉ मटेरियल कैप्चर कर लेते हैं। अगर आप रॉ मटेरियल ही कैप्चर कर लोगे मार्केट का तो ऑब्वियसली किसी और फर्म को रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं, तो वो सप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से भी उनकी ओलिगोपोली मार्केट में क्रिएट हो जाती है, उनके पास पावर आ जाती है क्योंकि मार्केट का मोर देन 60-70% रॉ मटेरियल वो अपने अंडर लेके बैठ जाते हैं, जिससे कि कोई और फर्म उनके मार्केट में एंटर नहीं कर पाती। थर्ड रीजन इज ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, कोई भी फर्म अगर मार्केट में जाएगा तो हर किसी के बस की तो है नहीं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ह्यूज कर सके। जिसके पास होगा सरप्लस मनी वही तो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा ना। तो अगर जिसके पास नहीं है वो तो वैसे ही साइड हो गया। अब जिसके पास पैसा है लगाने के लिए उसने मार्केट कैप्चर कर ली, तो ऑब्वियसली उसका नाम फिर ओलिगोपोलिस्ट में आना शुरू हो जाएगा। मार्केट का मैक्सिमम शेयर कैप्चर कर लिया उसने। तो ये भी एक रीजन है जिससे कि ओलिगोपोलिस्ट बन जाते हैं या ओलिगोपोली मार्केट क्रिएट हो जाती है। There is one more reason, that is volume discounts.
वॉल्यूम डिस्काउंट्स को हम इकोनॉमिक्स में इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बोलते हैं. यू हैव ऑफन हर्ड अबाउट द टू टर्म्स इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज का अगर मैं सिंपलर मीनिंग बताऊं तो दीज आर प्रॉफिट्स और एडवांटेजेस एंड डिसइकोनॉमीज आर लॉसेस और डिसएडवांटेजेस. तो वॉल्यूम डिस्काउंट्स या इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि जब कोई पावरफुल फर्म ज्यादा अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल मार्केट में खरीदती है तो वो क्या करते हैं कि उनको, देखिए कोई भी चीज ऐसे समझते हैं इसको, जब आप कोई चीज ज्यादा अमाउंट में खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, सेलर आपको डिस्काउंट देता है. इसी तरीके से जब ये ज्यादा रॉ मटेरियल मार्केट में खरीद लेते हैं तो उससे इनको हैवी डिस्काउंट्स मिलते हैं, जिससे इनको कॉस्ट कट हो जाता है, कॉस्ट में रिडक्शन हो जाती है. तो इसी से उनको वॉल्यूम डिस्काउंट मिल जाता है और इससे उनको फायदे होते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल के. तो ये जो कुछ रीजंस हैं, ये कारण थे कि क्यों ओलिगोपोली अराइज होती है, क्या चीजें हैं जिससे ओलिगोपोली अराइज होती है. और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं लाइक पेटेंट्स वगैरह एंड ऑल दैट. पेटेंट आप सब जानते होंगे, कई बार फर्म्स अपने अपने नाम का पेटेंट करा लेती हैं, तो जिससे क्या होता है कि उनके उसी तरीके का प्रोडक्ट कोई और बना नहीं सकता, तो उससे भी ओलिगोपोली क्रिएट हो जाती है. तो दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट रीजन. तो हमने इंपॉर्टेंट रीजंस कुछ पढ़े. Now coming over to the features of oligopoly. What are the characteristics of oligopoly? किन फीचर्स को देख के आप ये जज कर सकते हैं कि ये मार्केट एक ओलिगोपोली मार्केट है. अब ये ओलिगोपोली इंडस्ट्री का सबसे पहला फीचर है few sellers और we can say few dominant firms. Obviously अगर मार्केट में कुछ ही फर्म्स का कब्जा है, काउंटेबल, आपको मैं एक फीचर बताऊं कि ओलिगोपोली की जो फर्म्स होती है ना वो काउंटेबल होती हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसी फर्म्स होती हैं जो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट लगा सकती हैं या मार्केट को कैप्चर कर सकती हैं, क्योंकि या तो वो मर्ज कर लेंगी या किसी को एक्वायर कर लेंगी. तो ऐसी फर्म्स बहुत ही फ्यू होती हैं, तो इसीलिए इनका फ्यू सेलर्स एक फीचर बहुत कॉमन है जो कि डोमिनेंट फर्म्स के हाथों में ये मार्केट होती है. Second feature is interdependence of decision making. Now let's understand this. Interdependence of decision making का क्या मतलब है? आपने कभी देखा है सेलर्स को आपस में बैठ के प्राइस सेट करते हुए प्रोडक्ट्स का? No. But in oligopoly, the producers sit together and take a compiled decision कि उनको कितना प्राइस सेट करना चाहिए. ये क्यों होता है ऐसा? देखिए, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ओलिगोपोली फर्म का एग्जाम्पल क्या है. Automobile sector is a very good example of oligopoly. सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्रीज, ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं ये ओलिगोपोली का एग्जांपल है. तो अब अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. अगर कोई एक फर्म या एक कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो प्राइस गिराना चाहती है 25,000 या 30,000, कोई अगर एक जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो प्राइस कट करना चाहती है, उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे दिवाली आ रही है, डिस्काउंट देना चाहिए, तो वो अकेले ऐसा नहीं है कि वो प्राइस को कट कर देगी, क्योंकि अगर वो प्राइस कट करेगी तो ऑब्वियसली दूसरे सारे के सारे जितने भी दूसरी जो कंपनीज हैं वो भी प्राइस इमीडिएटली कट कर देंगी, क्योंकि 25,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर एनी ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडस्ट्री. तो इस वजह से ये सिर्फ कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ प्रॉफिट कम होगा उनका, क्योंकि अगर एक ने 25,000 गिराया तो बाकी की फर्म्स भी 25,000 गिरा देंगे, वो 30 भी गिरा देंगी, तो इससे किसी का भला तो होने नहीं वाला, उल्टा प्रॉफिट कम हो जाएगा. तो इस वजह से इन लोगों को मिलके डिसीजन लेना पड़ता है कि ये ऐसा क्या प्राइस सेट करें या क्या प्राइस कट करें या क्या प्राइस बढ़ाएं, जिससे कि ना तो इनका प्रॉफिट कट हो और मार्केट में इनका प्रॉफिट मार्जिन उल्टा बढ़ जाए और सेल्स बढ़ जाए. तो इसीलिए हम यहाँ पर ना इसको प्राइस वॉर नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पर प्राइस को लेके कोई कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ पर नॉन प्राइस कंपटीशन है, जो हमारा अगला फीचर है उसको हम उस पॉइंट में डिस्कस करेंगे. यहाँ आप इतना समझें कि जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कंबाइंड होके लिए जाते हैं, यहाँ पर इंडिपेंडेंट आप डिसीजंस नहीं ले सकते इस मार्केट के अंदर. नेक्स्ट वन इज नॉन प्राइस कंपटीशन. जैसे कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में बात की कि यहाँ पर प्राइजेस को लेके कंपटीशन नहीं होता, यहाँ पर एक दूसरे को टक्कर दी जाती है एक्स्ट्रा फैक्टर्स से. लाइक आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे लेकर आए जिससे कि आपका प्रोडक्ट बिके मार्केट में, या आप इतनी विग्रस एडवर्टीजमेंट करें, ऐसी एडवर्टीजमेंट करें जिससे कि आपके प्रोडक्ट की धाक दिखे मार्केट के अंदर. यहाँ पर प्राइजेस को लेके कोई कंपटीशन नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि लगभग जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कार कंपनीज है अलग अलग, उनके लगभग जो प्राइस में डिफरेंस है वो फीचर्स की वजह से होते हैं. आप इस चीज को लेके नहीं कर सकते कि उसका प्राइस ज्यादा उसका प्राइस कम, फीचर्स ज्यादा प्राइस एक्स्ट्रा. तो बेसिकली नॉन प्राइस कंपटीशन होता है यहाँ पर. नेक्स्ट फीचर इज बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म. जल्दी से ये लोग किसी दूसरी फर्म को, पहली बात तो कोई फर्म हिम्मत ही नहीं करती जल्दी से इस मार्केट में एंटर करने की, क्योंकि
इस मार्केट में एंटर करने के लिए आपकी बैक इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप लॉन्ग रन लॉसेस को बियर कर सके और सामने वाली फर्म को टक्कर दे सके। दूसरा, अगर कोई एंटर कर भी लेता है यहाँ पर, तो ये जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उसको जल्दी से एंटर ही नहीं करने देते, या तो उनको वो मार्केट में इतना तंग कर देते हैं कि वो मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, रॉ मटेरियल्स कैप्चर कर लेते हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से हर्डल्स लगाएंगे जिससे कि वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते लॉन्ग रन में। नेक्स्ट इज ह्यूज सेलिंग कॉस्ट। डेफिनेटली फीचर्स को देखते हुए इनको एडवर्टीजमेंट बहुत हैवी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इनकी सेलिंग कॉस्ट बढ़ती ही बढ़ती है और इसी वजह से यहाँ ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेम, ह्यूज इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली एक तो प्रोडक्ट हैवी है, प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा है, ऊपर से एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जुड़ जाती है, दैट टुगेदर मेक्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। Next one is indeterminate demand curve. Yes, very important. Oligopoly is a single market in which there is no proper demand curve available till now. आज तक भी किसी ने ओलिगोपोली मार्केट का डिमांड कर्व प्रॉपर नहीं बना के दिया। वी हैव अ डिमांड कर्व फॉर मोनोपोली, वी हैव अ डिमांड कर्व फॉर मोनोपोलिस्टिक, वी हैव फॉर परफेक्ट, बट वी हैव नॉट एनी डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। व्हाई? क्योंकि इसका डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेंट है, कोई बता ही नहीं सकता ना डिमांड कर्व कैसा होगा। यस, पॉल एम स्वीजी नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने ओलिगोपोली मार्केट का एक डिमांड कर्व रैंडमली दिया तो है कि इस तरीके का डिमांड कर्व होगा, अगर होगा तो, जिसको हम अपनी अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग देयर आई वांट टू ब्रीफ दिस स्लाइड विद एन एग्जांपल आल्सो, कि इसके एग्जांपल्स हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर, सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड स्टील इंडस्ट्रीज, और भी बहुत सारे हैं जिसमें आपकी हेवी इन्वेस्टमेंट लगती है और इस तरीके के फीचर्स जिसके अंदर हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आपके ओलिगोपोली में आते हैं। नाउ हियर इज द डायग्राम जिसकी मैं बात कर रही थी अभी पीछे, कि पॉल एम स्वीजी ने एक डायग्राम बनाया है, एक डिमांड कर्व बना के दिया है हमें। ये डिमांड कर्व थोड़ा सा अजीब है। देखिए, डिमांड कर्व वैसे एक सिंगल लाइन होती है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बीच में ई पॉइंट के ऊपर किंक है। ये किंक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किंक रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसा पॉइंट कि इस पॉइंट से ऊपर अलग सिचुएशन है और नीचे अलग सिचुएशन है। Here you can see that the point above the E is elastic. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो कर्व है, this one, तो ये जो E से ऊपर का पॉइंट है ये इलास्टिक है, और ये जो नीचे है E के नीचे वाला जो कर्व है ये इनइलास्टिक है। Now let's discuss ये है क्या। This is an equilibrium point. PE is an equilibrium price. तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर जो ओलिगोपोलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर प्राइस समवेयर हेयर और इससे ऊपर या इधर तक कहीं पर प्राइस सेट करता है, तो ही विल फेस एन इलास्टिक डिमांड कर्व। एक इलास्टिक डिमांड कर्व वो यहाँ पर फेस करेगा। क्यों? उसका रीजन क्या है कि जब प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर सेट हुआ, तो जब प्राइस बढ़ा दिया उसने, तो दूसरे ओलिगोपोलिस्ट कभी भी प्राइस को आपके बढ़ाएंगे नहीं। अगर आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो तो वो कभी भी प्राइस को बढ़ाएंगे नहीं दूसरे, क्योंकि उनको पता है कि प्राइस बढ़ाने से कंज्यूमर खोएंगे, वो कस्टमर्स अपने खोएंगे, तो इस वजह से वो कभी भी अपने प्राइस को बढ़ाएंगे नहीं, जिसकी वजह से जिस ओलिगोपोलिस्ट ने जुआ खेला है प्राइस बढ़ाने का, उसके कस्टमर गुम हो जाएंगे, उसके कस्टमर शिफ्ट ऑन होकर दूसरे ओलिगोपोलिस्ट के पास चले जाएंगे, जिसकी वजह से वो एक इलास्टिक डिमांड कर्व फेस कर रहा है। बट वाइस वर्सा यहाँ नीचे वाले कर्व पे अगर हम आए तो इक्विलिब्रियम प्राइस अगर वो कहीं पी से नीचे सेट करता है, यहाँ कहीं पर भी अगर वो सेट करता है, तो ही विल फेस एन इनइलास्टिक डिमांड कर्व, और वी कैन से दैट लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो ऐसे में क्या होगा कि वो एक ऐसा कर्व फेस करेगा जहां पर inelastic demand curve होगा। Here is the explanation. The oligopolist face a king demand curve because if he increases his price above the equilibrium price E, the other oligopolist will not follow the price increase pattern. मैंने आपको समझाया कि दूसरे ओलिगोपोलिस्ट उसको फॉलो नहीं करेंगे, so he will face an elastic demand curve as high prices will curtail his customers. Whereas when he will decrease his price below the equilibrium price E, the demand curve will be less elastic. और उसी की वजह से वो लेस इलास्टिक डिमांड कर्व हो जाएगा। तो इस वजह से उसने किंक्ड डिमांड कर्व बनाया है, दोनों सिचुएशन को एक ही कर्व में दिखाते हुए कि ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं, क्योंकि आइदर ओलिगोपोलिस्ट विल इंक्रीज हिज प्राइस और डिक्रीज हिज प्राइस, दोनों सिचुएशन में क्या होगा। बट स्टिल इस डायग्राम में देयर आर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म्स, इट इज नॉट येट एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, सो इसको हम नहीं सिलेबस में देते हैं, बट आज तक यही एक डायग्राम है जो समझ पाए हैं हम लोग, इस वजह से ये ओलिगोपोली का एक इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा
ऑल द बेस्ट। थैंक यू।